हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जिससे आपके हर टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप पूरी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमने इंट्रोडक्शन में एक एक चीज को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमारे लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है ना, बेसिकली हमारे लिए इसमें दो फॉर्मूले पढ़ना है। पहले फॉर्मूले की बात की जाए तो हमारा पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और हमारा दूसरा फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और हमारा एक फॉर्मूला और था, लेकिन जो हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक आई है उसमें डिलीट हो गया है। तीसरा हमारे लिए पहले क्या पढ़ना पड़ता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, और ये इस तरीके से हमारा रूट निकलता है। अब देखो, इस फॉर्मूले को हमारे लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कभी भी प्रूव करने के लिए नहीं पूछा जाता है। जो हमारी काम की बात रहेगी, हम सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में ही टॉपिक में बात करेंगे। तो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला कब निकाला जाता है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा 2 पॉइंट्स का निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच का ही निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने कोई भी बना ली है, ये इस तरीके से हमने कोई बना ली लाइन, और इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट। देखो बच्चों, एक बात और नोट लिख लो, यदि हमारे लिए कभी पूछ लिए कि लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दिए, मतलब लाइन सेगमेंट्स के पॉइंट्स दिए मतलब उसके एंड पॉइंट्स दिए, ये हमारी कोई भी लाइन सेगमेंट होगी। इस तरीके से हमने वाला 3,4 और एक को नाम हमने ऐसी मन से दे दिया 5,6, इस तरीके से हमने इसको नेमिंग कर दी, ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला हम हमेशा कितने पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो इन दोनों के डिस्टेंस की फाइंड किया, इन दोनों पॉइंट्स की हम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे और हम डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ठीक है, इसमें हमारी ये वैल्यू हो जाएगी x1 y1 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी x2 y2। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो कोई पहले देखो, जरूरी नहीं है आपने इसको x1 y1 माना, आप इसको x1 y1 मान लो, फिर आपको इसको x2 y2 मानो। आप इस तरीके से नहीं मान सकते x1 y2 और आपने यहाँ पे मान ली x2 y1। तो ये मेथड तो सही है, लेकिन ये मेथड गलत है। आप इसको इस तरीके से मान सकते हो x2 y2 x1 y1, ये चलेगा, लेकिन ये इस तरीके का नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे मान लिया x1 y2 x2 y1, ये इस तरीके से नहीं, x1 y1 x2 y2, इस तरीके से ही आपको लिखना है। तो बस देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले हम वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखना ये हो गई हमारी x1 y1, ये हो गई हमारी x2 y2। तो हम पहले करते हैं x2 माइनस x1। x2 हमारा कितना दिया है, 5 दिया गया है, और x1 की बात करें तो हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, -3। ये माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूले में हमारा माइनस का साइन है। ये फॉर्मूला आपको रटना है हर एक क्वेश्चन में। जब आप 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपके हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। प्लस अब लिखते हैं यहाँ पे y2 माइनस y1। तो y2 हमारा यहाँ पे कितना दिया, y2 दिया हमारे पास 6, और ये माइनस साइन हमने एज इट इज लगा देंगे, और y1 हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, इसको इसमें से बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर, प्लस इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी अगेन 2 बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर हमारे लिए आंसर आ जाता है 4 + 4, और इसको हम लिख सकते हैं √8। और √8 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेंगे। √8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या होती है, 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 4 बचा, फिर अगेन 2 से, तो यहाँ पे बचेगा 2 और 2, तो 2 पेयर ले लेंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। यहाँ पे लिखेंगे 2√2। अब देखो हमारे यूनिट, अब इसके पीछे हमारे लिए क्या लिखना जरूरी है, यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं यूनिट किस यूनिट में इसलिए लिख रहा है, हमें नहीं पता ये लाइन हमारी मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में, हमको कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें उसके पीछे क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। इसकी ऐसा यूनिट हमने क्या लिख दी, यूनिट में डिनोट कर दिए।
तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, इक्यू डिस्टेंस क्या होता है? इक्यू डिस्टेंट, ये हमारी इक्यू डिस्टेंस। देखो इक्यू डिस्टेंस जब हमारा, देखो इक्यू डिस्टेंस कब पूछा जाता? जब हमारा कोई पॉइंट किस पे हो, बाय एक्स एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है जो हमारा पॉइंट हो बाय एक्सिस पे भी हो सकता है, ठीक है। मान ली इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्यू डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है। अब देखो हमारे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, हमारा कोई पॉइंट है सी पॉइंट है जो कि इक्यू डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है किसी दो पॉइंट से। अब दो पॉइंट हमारे कोई भी हो सकते हैं, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। जो हमारा सी पॉइंट है ना, ए और बी से इक्यू डिस्टेंस पर है, तो हमें क्या बनना, इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वल डिस्टेंस पर है जो, और हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाए ये सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी के पॉइंट्स क्या होंगे। देखो ये सी क्या होगा हमारा एक पॉइंट, ऐसे एक्स और वाई ये क्या हो जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सी है, सी क्या हो जाएगा हमारा एक पूरा, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट के एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो हमारे लिए इक्वल डिस्टेंस पर है, ये इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए सी और इन दोनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, जो सी पॉइंट है ना ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ए सी इक्वल टू में क्या होने वाला है, सी भी होगा, ठीक है। इतना याद पूछा जाए। मान लीजिए हमारे इक्वल डिस्टेंस पर है, जो हमारे लिए पूछा गया है क्वेश्चन में, हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है ए और बी पॉइंट से, ए और बी पॉइंट से। अब मान लेते हैं हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पूछा जाए, तो देखो ये तो आपको इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले मैं तो इसको रफ करता हूं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये तो वैसे ही रफ करके बता। अब पूछा जाए कि जो हमारा कोई भी पॉइंट है ना, वो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है और वो इक्वल डिस्टेंस पर है ए और बी पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कोई भी पॉइंट इस तरीके से मान लीजिए हमारी ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब वो पॉइंट हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। अब ये लाइन सेगमेंट का पॉइंट यहाँ पे हो सकता है ए और ये हो गया बी हो गया, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट हमारी और इक्वल डिस्टेंस दो पॉइंट्स, ये देखो ए बी, अभी अब मान लो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी, और जो हमारा जो सी पॉइंट माना है, वो इस सी पॉइंट को हमने कहा माना है एक्स एक्सिस पर मारा इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये हो गया सी पॉइंट। इसका मतलब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, मतलब ए सी इक्वल टू में सी बी होगा। लेकिन अब सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, एक बात बता बच्चों, ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है जीरो। तो जो यहाँ पे ये पॉइंट है, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होने वाली है, लेकिन वाई जीरो हो जाएगा। y तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय x कुछ ना कुछ रहेगा, y जीरो रहेगा। मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अब मान लो जो हमारा पॉइंट है वो किस पर है, y एक्सिस पर है, ठीक है। अब y एक्सिस पर है, ये हमने इस तरीके से लाइन बना ली, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब मान लेते हैं हमारा पॉइंट y एक्सिस पर है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और वो इक्वल डिस्टेंस पर है किसी दो पॉइंट से। मान लेते हैं हमारा ये हो जाएगा a और हमने यहाँ पे मान लिया b पॉइंट मान लिया। अब मान लेते हैं जो हमारा ये जो c पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, अब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब वो यहाँ पे भी हो सकता है और वो यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है। ये कैसे आपस में इक्वल ही होंगे, या तो आप ये पॉइंट ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे हमारा, लेकिन ये जो पॉइंट है सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स तो यहाँ पे जीरो है, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा 0,y हो जाएगी। देखो हम इसको न्यूमेरिकल्स करके तब आपको अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट पी पॉइंट, हमने क्या मान ली, लेट सी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistance from point A and B। हमें करना है फाइंड करना है, यहाँ पे लिखते हैं फाइंड सी पॉइंट। ये हमारे पास एक इस तरीके से क्वेश्चन ले गया, हमको क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन दे दिया, हमको सी पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम पॉइंट ए और बी से, ठीक है। देखो आपको लिखने का तरीका, पहले आप इस फॉर्मूला लिखना, फिर आप इसको डालना, फिर उसके नीचे ये वाला क्वेश्चन डालना, ठीक है। अब हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्या, फाइंड द सी पॉइंट ऑन द एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो मान लेते हैं हमारा, इसका मतलब क्या होगा, जो ए सी इक्वल टू में क्या होगा ए बी,
होगा कि नहीं होगा, AC इक्वल टू में AB, और मान लेते हैं हमारे पास A के पॉइंट्स हमारे पास कितने गिवन है 3,4 और y के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, y के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए यहाँ पे, सॉरी b के कोऑर्डिनेट, b के हमने यहाँ पे मान लेते हैं 5,6, इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए तुम किसकी वैल्यू बताओ, c की, हमें क्या बताना, c के पॉइंट्स बताना है, मतलब c के पॉइंट मतलब उसके कोऑर्डिनेट बताएं, तो किस तरीके बताएंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हमें c के पॉइंट्स पता होना चाहिए, c का क्या हुआ। अब c किस पॉइंट पर है, y एक्सिस पर है, c पॉइंट हमारा x एक्सिस पर है, तो इसका मतलब क्या होगा, y हमारा क्या हुआ 0, x के पे x कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पॉइंट हमारा किस पर x एक्सिस पर है, तो x की वैल्यू तो हमारे लिए डेफिनेट नहीं मिलने वाली है, तो x, 0, और y पे यदि पॉइंट x एक्सिस पर ही है तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, तो ये मिल जाते हैं हमारे लिए, किसके कोऑर्डिनेट मिल गए, ये कोऑर्डिनेट मिल गए हमारे लिए c के। तो सबसे पहले AC की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लो आप x2 y2। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो एक मिनट, मैं पहले इसको पूरा रफ करता हूं, आप नोट कर लो। ठीक है, फिर हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब यार हम लाइन से लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C पॉइंट AC इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, देखो जो पॉइंट AC इक्वल टू में क्या हो जाएगा BC, ये पॉइंट आपस में इक्वल होंगे, तो हम डिस्टेंस की बात करें, हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे दोनों की। ठीक है, अब सबसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू BC की डिस्टेंस की बात करें, BC के डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखो पहले AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, AC तो हमने क्या मानी, x2 क्या हमारा यहाँ पे x हो जाएगा, x2 हमारा x हो जाएगा, माइनस x1 हमारा कितना दिया है, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 3, प्लस y2 हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है 0, y2 हमारा 0 और y1 कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखते हैं हम y2 माइनस y1, y2 हमारे पास कितना दिया गया है। अब देखो ये BC पॉइंट की बात कर रहा है, ये BC के कोऑर्डिनेट है B और C, तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये पॉइंट हमारा आगे क्या बना रहेगा x2 y2। अभी हमने इस पॉइंट की बात करी थी, अब हम इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड, क्योंकि ये जो AB BC C ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट्स आपस में कैसे इक्वल है, तो हमें अब इसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमें पता है दोनों की डिस्टेंस सेम आएगी, लेकिन हमारे लिए कोऑर्डिनेट कौन सा चाहिए, ये इसका x का पॉइंट तो मिल जाएगा कम से कम हमारे लिए, तो हमारा x2 कितना दिया है, x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है x है, ठीक है, माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 का स्क्वायर है, प्लस y2 हमारा यहाँ पे कितना दिया है 0 और y1 हमारे पास कितना दिया है 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम हम यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन आएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। देखो हम ये मल्टीप्लाई का साइन डिनोट करेंगे और ये जो हम इस तरीके से आएगा ये हम किसको मानेंगे x को, इस तरीके से हम ये क्रॉस बनाएंगे वो हम x बोलेंगे, मल्टीप्लाई बोलेंगे, और जो इस तरीके से हम x बनाएंगे ये हमारा x रहेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अब इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब बस हमको सिंप्लीफाई करना है, तो कैलकुलेशन करते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 और यहाँ पे ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा हमारा प्लस 16 का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारे लिए क्या करना है, हमें तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब देखो एक तो कोऑर्डिनेट हमको मिल गया था क्या 0x,0 आ रहा था, तो बस हमारे लिए एक कोऑर्डिनेट x की वैल्यू के लिए फाइंड करना है, एक तरीके से वही हुई ना। तो देखो आगे सॉल्व करेंगे, देखो ये प्लस का है
और ये प्लस का, तो एक्स स्क्वायर से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस साइन और प्लस साइन आपस में, यदि जी एक्स स्क्वायर हम इधर ले आते तो माइनस का हो जाता और ये प्लस का था, तो वैसे भी कैंसिल होना थी, और कोई वैल्यू कैंसिल हो सकती है। अभी और सिंपल करते हैं, -6x और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा प्लस का 25, और इधर क्या बचा है, देखो इस सारी वैल्यूज को इस साइड ले आएंगे तो -25 और ये प्लस का 10 और ये इसको इस साइड लाएंगे तो -36 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का 4x और ये -36 इज इक्वल टू में 0, तो 4x 36 उधर जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे लिए कितनी मिल गई, 9 मिल गई। क्या इसका मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आ रहे थे, जो हमारा सी पॉइंट्स थे, कितने आ रहे, 9,0। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट आ रहा था x एक्सिस पे था इधर तक कहीं, जहां पे कोऑर्डिनेट कितने हो रहे थे 9,0, वो इस साइड नहीं था, -6,9 नहीं था, असल में वो कितनी था, इसे पॉजिटिव x एक्सिस पे था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी बुक में 1-2 दिए गए हैं। देखो एक चीज और आपको इसी से रिलेटेड एक चीज और पूछा जाएगा, हमारे पूछा जाएगा रिलेशन पूछा जाएगा, एक्स और वाई की रिलेशन बताओ, एक्स और वाई का वैल्यू का, एक्स एंड वाई जो हमारे पास वैल्यू दी होंगी ना उसका रिलेशन पूछा जाएगा, और हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब होगा हमारे लिए एक इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन। इसी देखो ये एक्स और वाई की वैल्यू और वो कितने होंगे, इक्यू डिस्टेंस पर होंगे, वो पॉइंट्स कैसे होंगे, इक्यू डिस्टेंस पर होंगे, और एक्स और वाई वैल्यू का रिलेशन बताना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको फ्रैक्शनल में इस तरीके से निकाल के बतानी है, इसका मतलब होगा आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है इस तरीके से 3x + y 0, ऐसी कुछ एक और x और y की मिला के आपको क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है। ये याद कर लो, कब, जब हमारी x और y की वैल्यू का रिलेशन पूछा जाएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y वैल्यू, और जो हमारा जो पॉइंट होगा ना वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा a और b से, ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा। देखो अभी हमने पॉइंट क्या लिखे थे, इस तरीके से पूछा फाइंड, देखो इस तरीके से नहीं, जब हम आगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन लेंगे तब करके बताएंगे। ठीक है, नहीं वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बस आप इतना याद रखो, रिलेशन का मतलब होगा हमें एक्स और वाई को मिलाकर एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर हम अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर कि सेक्शन फॉर्मूला में बात क्या होता है। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। तो देखो अब आप हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला आपको ड्राइव करने के लिए तो आएगा नहीं, तो सीधा हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 × m1 प्लस m, यहाँ पे लिखेंगे m x1 × m2 अपन में क्या हो जाएगा m1 + m2। ठीक है, कॉमा यहाँ पे लिखेंगे y2 × m1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा y1 × m2 अपन में हो जाएगा हमारा m1 + m2। कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। आखिर सेक्शन फॉर्मूला की हमारे लिए क्या जरूरत पड़ती है, देखो हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन होगी इस तरीके से, और हमारे पास उसके 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, लाइन सेगमेंट्स के 2 पॉइंट्स गिवन है, इसका मतलब उसके एंड पॉइंट्स गिवन है। अगेन हम मान लेते हैं 3,4 और दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास 5,6। इस तरीके से हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अब इस पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट के बीच में यदि हमारा कोई सा भी पॉइंट फाइंड करने के लिए पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट फाइंड करने के लिए पूछा गया है जो कि हमारा P, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे लिए x, y, इन कोऑर्डिनेट्स को हमारे लिए फाइंड करने के लिए पूछा जाए, तब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। और साथ ही साथ में हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन और गिवन हो, क्या इन्फॉर्मेशन हो कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लो ये रेशियो डिवाइड कर रहा है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 2:1 जो पहला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं m1, और जो दूसरा पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम m2। सेक्शन फॉर्मूला का कब यूज करेंगे, यदि जब हमारी कोई सी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के इंटरनली अंदर कोई सा भी हमारा पॉइंट है, उसके हमारे लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पूछा जाए, तब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन हमारे लिए रेशियो गिवन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे रेशियो गिवन है तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसकी बात की जाए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा सेक्शन फॉर्मूला में, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला के फॉर्मूला है इस तरीके से, ये P कोऑर्डिनेट के फाइंड करने हैं हमें। सेक्शन फॉर्मूला को मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट के लिए पूछा गया है x, y। ठीक है, P पॉइंट्स के लिए, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। m1 m2 की वैल्यू मिल गई हमारे लिए। अब इसमें आप इसको x1 y1 मानना पड़ेगा, x1 y1, या फिर इसको x2 y2, या फिर आप इसको x2 y2 मान लो, इसको m1 y1 मान लो, आंसर तब भी आपका सेम आएगा। ठीक है,
बेसिकली देखो आप इधर x1 y1 मानोगे तो इसको m1 मानना पड़ेगा, तो इसको x2 y2 मानना पड़ेगा, तो फिर आपको इधर m2 मानना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे m1 माना है, इसको m2 माना है, ठीक है। इसलिए आप लाइन से क्या रहा है तो x1 y1 m1, x2 y2 m2, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं, तो यहाँ पे x2 हमारा कितना दिया गया, x2 दिया गया है 5, m1 हमारे पास दिया गया है 2 प्लस x1 की बात करें तो यहाँ पे क्या है 3 और m2 दिया गया है हमारा 1, तो m1 प्लस m2 कॉमा। अब y1 प्लस y2 की बात करें तो y1 हमारा कितना दिया गया है, y1 हमारा है 4, y2 सॉरी पहले यहाँ पे लिखेंगे y2 हमारा कितना दिया गया है 6 इंटू, उसके बाद करते हैं y1 m2। देखो y2 कितना दिया है हमारे पास 6, m1 कितना दिया गया है हमारे पास, m1 है 2 प्लस y1 कितना दिया गया हमारे पास 4 इंटू m2 कितनी बनी 2, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू 5 10 प्लस 3 अपॉन में 3 कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 5 12 प्लस 4 अपॉन में 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 3 और यहाँ पे हो जाएगा 16 अपॉन में 3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकाल के आ जाते हैं जो कि हमारा है पी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकाल के आ गए। अब मान लो हमारे पास अब की बार क्या बना है m1 और m2 की वैल्यू पूछा जाए, क्या m1 और m2 की मान लेते हैं। अब की बार हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट गिवन हो और m1 और m2 की वैल्यू पूछा जाए तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो जो हमारे रेशियो है ना बेसिकली 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास रेशियो नहीं गिवन है, ठीक है। इसी सेक्शन फॉर्मूला अब की बार हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से m1, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन m1 और m2 की वैल्यू, मान लो हमारे पास m1 की वैल्यू नहीं गिवन ना ही 2 की, लेकिन हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इन्हीं से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट द रेशियो, तो हम रेशियो को क्या मान के चलेंगे m1 एंड m2, हम दोनों तरीके से करके बताएंगे, ठीक है। पहली बात में तो p x, y x, देखो p पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 13 अपॉन में 3 16 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू कितनी दी हमारे पास 5 और देखो m1 की वैल्यू हमारे नहीं दी तो हमने m1 को क्या माना है m1, ठीक है, प्लस y1 कितना दिया हमारे पास 3 इंटू m2 अपॉन में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 कॉमा y1 प्लस y2 हमारे पास y2 पूछा ना, तो y2 यहाँ पे कितना दिया गया हमारा 6 और m1 कितना दिया गया है 1 प्लस उसके बाद आता है हमारा y1 कितना है 4, तो m2 को एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 प्लस m2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5m प्लस 3m2 और यहाँ पे लिख देंगे m1 प्लस m2 कॉमा 6m1 प्लस 4m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखो एक बात बच्चों ध्यान से सुनो, x की वैल्यू जो हमारी p के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, ये इस तरीके से हमारे ये कोऑर्डिनेट्स के बने। x की वैल्यू को कंपेयरिंग हमेशा हम x की वैल्यू के साथ करेंगे। अभी आपको नहीं पता हुआ तो हम इसका कंपेयरिंग इसके साथ करते हैं और इसका कंपेयरिंग हमारा ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट्स था, ये x पॉइंट को फाइंड करना है। x कोऑर्डिनेट के जो इस x कोऑर्डिनेट देता है ये y कोऑर्डिनेट देता है, ये पॉइंट। तो हमारा ये किसका है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट। ये देखो y कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट मिला था, x कोऑर्डिनेट से ये वाली यहाँ से मिलता है हमारी x का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम एक किसी वैल्यूज को उठा लेंगे, या तो आप x को उठा लो या तो y का उठा लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम उठा लेते हैं यहाँ पे पहला x कोऑर्डिनेट उठा दिए 13 अपॉन में 3, तो यहाँ से भी हमारे लिए क्या उठाना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ से भी अपने क्या उठा लिया x कोऑर्डिनेट m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 13m1 प्लस 13m2, ठीक है। अब क्या करते हैं इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15m1 प्लस 9m2, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे और y की वैल्यू को एक साइड कर लेंगे, 13 अपॉन में 3, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा m1 की वैल्यू को एक साइड कर लेंगे और m2 की वैल्यू को एक साइड, तो इसको साइड ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और इसको साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये उस साइड आएगा तो माइनस 13m2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2m1,
ठीक है, अब इसको से इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4m2, माइनस माइनस के बचेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो ये इससे कैंसिल हो गए। अब ध्यान से यहाँ से सुनना, अब देखो ये क्या है हमारा 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, मतलब कि m1 इज इक्वल टू 2m2 आ गया। अब इस m को हम डिवाइड में ले आए तो यहाँ से ये 2 गायब पूछा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1। अभी हमने क्या आ रहा था, हमारी सेम वैल्यू आ रही थी, m1 की वैल्यू कितनी आ रही 2 और m1 की वैल्यू कितनी, सॉरी m2 की वैल्यू कितनी आएगी 1 और m1 की वैल्यू कितनी आ रही 2, यही आ रहा है ना सेम। यदि आप इस y कोऑर्डिनेट को उठाओगे ना तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ये आपके लिए होमवर्क में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या होता है, अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, और हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो तरीका यही है करने का, बेसिकली बस थोड़े से पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। आपकी बार हम क्या ना मान लेंगे, k रेशियो 1 मान लेंगे, जो भी हमारे b k रेशियो 1। अब की बार हमने जो m1 और m2 को क्या लेट, यहाँ पे लेट द रेशियो b k रेशियो 1, अब की बार हमने k रेशियो 1 मान ली है। तो सेम प्रोसीजर है, देखो सिर्फ k रेशियो 1 लिखेंगे इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से तो आपको पहला वाला तरीका बेस्ट रहेगा। इसमें थोड़ा वैल्यू को याद रखना पड़ेगा k रेशियो 1 और थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, देखो क्या होने वाले, फिर भी कई टीचर करवाते हैं इसलिए हम भी करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए x1/1, इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो हमने ये पॉइंट्स लिख दिए। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमारे पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे थे 13/3, आई थिंक यही निकल के आ रहा था। और दूसरा पॉइंट्स हमारा जो भी हो, ठीक है, पहला पॉइंट तो हमको याद है ना क्या आ रहा था, हमारा 13/3 आ रहा है, ठीक है, पहले पॉइंट से ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके x, y, तो हमारी यहाँ पे क्या आएगी 13/3 और यहाँ पे हो जाएगी हमारी 16/3, जो भी हो, लेकिन हमारी पहला पॉइंट कंफर्म है 13/3 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू कितनी दी है 5, इसको इसी फॉर्मूला m1 की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए k प्लस, अब y, अब उसके बाद बनेंगे x1 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू m2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या माना है, रेशियो 1 माना है। हमने m1 और m2 को क्या मान के चल रहे हैं, k रेशियो 1 मान के चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे m1 प्लस m2, m1 कितना दिया k प्लस 1। अब इसमें भी हमारे लिए सेम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए जरूर नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट, x का कंपेयरिंग x के साथ हो जाएगा, y वैल्यू का कंपेयरिंग y वैल्यू के साथ हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा देखो x की वैल्यू को हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 5k प्लस 3 अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1। अगेन हमारा आंसर सेम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 13k प्लस 13 इज इक्वल टू में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15k प्लस 9। k की वैल्यू को एक साइड देखो, वेरिएबल को और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 13 माइनस 15k इज इक्वल टू 9 माइनस 13, तो यहाँ पे बचेगा -2 इज इक्वल टू -4। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसको कैंसिल करेंगे, k की वैल्यू 2, तो मतलब जो हमारी k रेशियो 1 m1 m2 यही आ रहे थे, तो हमारी k की रेशियो क्या आ जाएगी 2 रेशियो 1। सपोज कर लो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या ना आ रही 2 ना आके आपकी 2/7 आ गई होती, 2/7 आ गई होती, तो आपके m1 रेशियो m2 मतलब k रेशियो 1, तो k की जगह आपका 2 आई होती, 2/7 आई होती इस तरीके से। तो हम कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हम रेशियो को, तो हम क्या ले लेते हैं रेशियो। तो हमारा रेशियो लेंगे तो यहाँ पे भी 7, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरीके। और जो हमारे नीचे का 7 बचेगा दोनों में कॉमन, फिर उसे हटा देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी। तो ये तरीका होता है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज और बची जाती, इसी सेक्शन फॉर्मूला से एक फॉर्मूला और ड्राइव हो जाता है। देखो कैसा फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से ही ड्राइव होके एक फॉर्मूला आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अब कॉमा y1 अपॉन y2, y1 प्लस y2। देखो ये किस तरीके से आता है, देखो जब हमारी m1 और m2 की वैल्यू के सेम रेशियो के बनो, सेम रेशियो इक्वल भाग में डिवाइड हो रही हो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, मतलब 1:1 में डिवाइड हो रही है, 2:2 में डिवाइड में हो रही है, 3:3 डिवाइड में हो रही है, 4:4 डिवाइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है। देखो मान लो ये 2:2 में डिवाइड हो रही है,
तो हम 2 से 2 कैंसिल, तो अगेन हमारा 1:1 ही आने वाला है। तो मतलब जब हमारी रेशियो 1:1 में डिवाइड हो रही तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो x2 को हमने एज इट इज m1 की जगह फिर हमारा हो जाएगा 1, फिर x1 की जगह भी हमारा क्या हो जाएगा into 1 कर देंगे, और अपॉन में m1 प्लस m2, तो हमारा क्या बना x1 प्लस x2 अपॉन में 2। उसी तरीके से हम y1 प्लस y2 करेंगे तो सेम हमारे लिए ये फॉर्मूला बनेगा। कब? जब हमारे m1 और m2 के रेशियो दे गया हो m1 इक्वल टू में और m2 इक्वल टू में, दोनों के रेशियो हमारे पास 1 हो, तब हम वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते थे। ठीक है, आई होप अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये बेसिकली हमारे लिए यही थे सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला के। अब थोड़ी सी डिस्टेंस और थोड़ा सा और कुछ हट के बात की जाती है, आपकी कभी वाली कुछ और पूछ लिया जाता है कोलिनियर लाइन के बारे में, कि हमारे पास बताओ ये जो पॉइंट है कोलिनियर है या नहीं। एक चीज और पूछ ली जाती है, तो हम कोलिनियर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोलिनियर, देखो कोलिनियर का मतलब होता है जो हमारे 3 पॉइंट से, इस तरीके से कोई से भी 3 पॉइंट से, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है या नहीं। यदि ये तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन में होंगे तो हम इसको कोलिनियर बोलेंगे। तो हम कब दिखा सकते हैं एक ही पॉइंट में? मान लेते ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, 3 पॉइंट है हमारे पास। यदि हमने ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में सी ए दिखा दिया तो हम कह सकते हैं ये हमारी कैसी है? कोलिनियर। कब? ए बी इज इक्वल टू में बी सी इज ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू में ए सी, तब हम इसको बोलेंगे कोलिनियर है। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर है। मान लो ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, इसको हटा देते हैं, इनको कब? ए बी सी। अब देखो मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट ना रखे यहाँ तक। अब देखो जब ए बी कर रहा है प्लस, मान लो ए बी हमारे पास 2 है, बी सी हमारे पास कितनी है? 3 है, तब हम ए सी को करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल कितनी आएगी? 5। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू में 5। ए सी भी हमारी 5 आ रही है और इन दोनों को प्लस करा तो हमारी 5। मान लीजिए सी पॉइंट हमारा यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे हो गया सी पॉइंट, यहाँ पे हो गया। सपोज करो यहाँ पे हमने सी पॉइंट मान लिया, तो अब क्या होगा? ए सी के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और ये 3 है तो जरूरी नहीं है 5 ही आने वाली है। अब ये कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सपोज कर लो अब हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर कर रहा है, ये हमारी कितनी है? 3 है, तो क्या ये अगेन यहीं पे 5 आना कंफर्म है? मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये 8 पॉइंट है, तो क्या ये अभी कोलिनियर है लाइन? नहीं है, एसी अब कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये देखो छोटी हो गई, इनका बल का ये देखो ये कितनी छोटी बढ़ रही। यदि हम इसको लेटा दें, यहाँ कर दें, तो देखो ये और ये कितना यहाँ तक लाइन खींच पाएगी। तो कोलिनियर कब बोलेंगे? कोलिनियर तब बोलेंगे तब वो एक ही पॉइंट में लाई कर रहे हो तीनों पॉइंट्स, तब हम उन्हें कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कोलिनियर का। अब उसके बाद लेते हैं थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट डिस्कस रह जाती है जो आपके क्वेश्चंस में बताई गई है। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा हमारे 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो हमारा स्केलेन ट्राइंगल रहता है उसमें क्या होता है? हमारी स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है? चलो ठीक है, इनकी बात ना करते, स्केलेन ट्राइंगल तो नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? हमारी तीनों साइड इक्वल होती हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? हमारी 2 साइड इक्वल होती हैं। और थर्ड टाइप का होता है राइट एंगल ट्राइंगल। हम राइट एंगल ट्राइंगल को इसलिए बात कर रहे हैं जो आपकी बुक में बात की गई है, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे, फालतू के क्वेश्चंस नहीं लाएंगे। और दूसरा आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपसे पूछा जाएगा कहीं किसी पॉइंट में कि आपको बताओ ये ट्राइंगल भर रहा है क्या नहीं, तो यदि देखो आप किस तरीके से बता सकते हो। यदि हमारी देखो ट्राइंगल एग्जिस्ट कब करता है, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए ट्राइंगल एग्जिस्ट कब करता है, जब किसी भी 2 साइड का तीसरे साइड से सम ज्यादा है। यदि हम इन दोनों साइड का मान लो इसकी तो देखो आपस में तीनों साइड इक्वल होंगी तो 2 2 2 2 2 2 होंगी। ठीक है, अब इन दोनों साइड का सम करेंगे तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। इन दोनों साइड का सम करें तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। अब मान लो तो इन दोनों साइड का भी सम इक्वल रहता है, ये भी, और इसका मान लेते हैं हम 1, तब हम इस साइड का सम कर रहे हैं तो वो क्या इस साइड से ग्रेटर आ रहा है। तब इन दोनों साइड का सम कर रहा है तो इस साइड से ग्रेटर आ रहा है। तब हम इन दोनों साइड का सम कर रहे हैं तो इस साइड से ग्रेटर आ रहा है। तो ट्राइंगल्स का एक रूल रहता है, यदि हमारी 2 साइड का सम किसी तीसरी साइड से ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये आप डाल लेना। ठीक है, इसका मतलब होगा वो हमारा ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ट्राइंगल एग्जिस्ट। अब देखो इक्विलेटरल आप बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब इसमें कोई सी हमारी साइड इक्वल नहीं होती, बस यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। अब मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम पता क्या करते हैं, एक सिंपल सा तरीका रहता है इसमें। यदि हम सबसे पहले मान लेते हैं इस तरीके से हमारी लाइनिंग दी है, इसको चेंज कर लेते हैं 3 और इसको हम मान लेते हैं 4। अब क्या हुआ? इस तरीके से मान लिया। अब जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो इस वाली ग्रेटर साइड से आ रहा है, इन दोनों को सम करा तो मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा हुआ, तो इसका मतलब हो सकता है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। और राइट एंगल ट्राइंगल को चेक करेंगे हम कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC। यदि हमने ये दिखा दिया
तो इसका मतलब होगा ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। हमने दो साइड का सम के स्क्वायर का, दो साइड के सम का स्क्वायर का, तीसरे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल दिखा देंगे, स्क्वायर के इक्वल दिखाएंगे तो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ये आप नोट बना लो, ठीक है। ये बेसिक सी बात हो जाती है। और अब पढ़ना है आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक में क्वेश्चंस के ऊपर पूछी गई है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये हो जाता है हमारा रेक्टेंगल। हम थोड़ा रेक्टेंगल के शेप में बना ले, ठीक है। रेक्टेंगल यहाँ पे बाल लिख देते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। और ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एक स्क्वायर बना लेते हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। और एक और बनाना पड़ेगा हमारे लिए, रोम्बस और बनाना पड़ेगा। आप स्क्वायर इसका कंपेयरिंग करना आप पैरेललोग्राम से, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है, ये इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। अब इन दोनों का कंपेयरिंग करना है और इन दोनों का कंपेयरिंग करके बताएंगे। सबसे पहला ये रेक्टेंगल है और ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब मान लिया कि आपका ये, तो हम इस तरीके से इक्वल दिखा देंगे। लेकिन एक चीज और, इसमें हमारी डायगोनल्स इक्वल होती हैं, ये जो डायगोनल्स है ना इसमें इक्वल होंगी। लेकिन जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो ये जो पैरेललोग्राम में हुई इसकी डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होगी। यदि हमसे पूछा गया है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए गए, आप बताओ ये हमारा जो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, और भी चीज कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनकी साइड चेक करोगे। साइड में चेक करोगे, मान लीजिए आपकी दो साइड इक्वल आ रही है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल आ रही है, इसका मतलब हो सकता है वो रेक्टेंगल भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे डायगोनल्स के बाद और डायगोनल्स को चेक करेंगे कि डायगोनल्स आपस में इक्वल आ रही है या नहीं। यदि हमारी डायगोनल्स आपस में इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे वो रेक्टेंगल है। यदि हमारी डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं आई तो हम क्या बोल देंगे, वो क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। और एक और पॉइंट बन जाता है आपके पास लास्ट, और स्क्वायर और रोम्बस का। ये मान लेते हैं हमारा स्क्वायर है और ये रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस में भी कुछ ऐसा ही केस रहता है। ये जो हमारा स्क्वायर है ना, इसकी भी हमारी जो अपोजिट साइड होती है चारों की इक्वल होती है, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस की दोनों अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है। जो हमारा क्या है, रोम्बस है, इसकी भी हमारी चारों साइड इक्वल होने वाली है इसकी। लेकिन इसमें होती नहीं ये जो डायगोनल्स, स्क्वायर में जो हमारी डायगोनल्स होती है ना, वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल नहीं होती हैं। सॉरी, स्क्वायर में तो इक्वल होंगी, इसमें ये डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगी। लेकिन जब हम बात करेंगे रोम्बस की, तो रोम्बस में हमारी ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगी। ये जो डायगोनल्स है ये इक्वल नहीं होगी, ये इक्वल नहीं होगी, इसकी डायगोनल्स नॉट इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे भी होगी डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है। ये पॉइंट डालेंगे, ठीक है। और अब एक केस में और पूछा जाता है आपसे, वो क्या पूछा जाता है, अब वो पैरेललोग्राम का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये इस तरीके से हम पैरेललोग्राम की बात करें, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का, बेसिकली ये पैरेललोग्राम का ही पूछा जाएगा, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम की बात करेंगे। देखो हमारे पास ए बी सी डी, और इसको मान लेते हैं हम x1, नेमिंग कर लेते हैं 1,2 पॉइंट से, ऐसे ही सपोज कर लिया। देखो जरूरी नहीं है ऐसे ही हो सकता है, हमने मान लिया, मान लो इसकी ये कोऑर्डिनेट है और इससे हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। इस पॉइंटों से हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया है। अब मान लो यहाँ पे ये 6 पॉइंट ना पूछ के हमारे लिए y की वैल्यू पूछा जाती, तो आप इसको किस तरीके से करते हो। देखो बच्चों, जब ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, जब जो डायगोनल्स करती है ना, तो ये इंटरसेक्ट करती है मिड पॉइंट पर। जब ये लाइंस आपस में बाइसेक्ट करेंगी तो कहां पे करेंगी, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। ये बाइसेक्ट कहां पे करती है, मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, जो हमारा पॉइंट होगा AC इज इक्वल टू में कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD।
आपस में इक्वल होंगे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट्स आपस में क्या होने वाले इक्वल होंगे, मतलब इस कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसके मिड पॉइंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम लगा देंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएगा x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। और हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू के साथ कंपेयरिंग कर देंगे और y की वैल्यू के साथ कंपेयरिंग कर देंगे। हमारी यहाँ पे y की वैल्यू पूछी गई थी तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयरिंग कर देते, AC और BD के अलग अलग पॉइंट्स निकल के आते तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए थी, इसलिए हमने आपको बताया था। तो बेसिकली इतना ही कुछ बताया गया हमारे चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन में। इसी के साथ हमारा आज की वीडियो खत्म होती है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।